सो गाइज आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्रायोस्फीयर के बारे में। ओशियनोग्राफी का ये पूरा लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें मैं आप लोगों को ओशियनोग्राफी के अंदर ओशियन रिलीफ कवर करा चुका हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियंस कवर हो चुका है। ओशियानिक करेंट्स वाला जो टॉपिक है वो अभी आधा हो गया है, वो मैं बहुत जल्दी जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, बाकी अभी जो है वो क्रायोस्फीयर का ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, और फिर हम लोग वेव्स, टाइड्स और सुनामी वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और क्रायोस्फीयर का टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो ये कुछ पार्ट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अभी क्रायोस्फीयर का जो ये आप टॉपिक सुन रहे हैं, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो क्रायोस्फीयर होता क्या है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। क्रायोस्फीयर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और क्रायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्नो, आइस, सी आइस, ग्लेशियर्स, आइस शेल्फ्स और आइसबर्ग्स, फ्रोजन ग्राउंड या परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे काफी डिटेल में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये ऑडियो लेक्चर जो है वो आप लोग के लिए बनाया हुआ है, आपको सिंपली ध्यान से सुनना है। अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी चीज मैं बताते चल रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। सिविल सर्विसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर हम लोग को क्रायोस्फीयर का देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें मिलेंगी, अवॉइड बिल्कुल मत करना इस लेक्चर को, नहीं तो फिर सोचो कि अरे यार स्नो, आइस, सी आइस तो हमें पता है क्या होता है, बट लिटरली जब आप सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो सिविल सर्विसेज में आपसे पूछी जा सकती है, और मे भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं होगा। राइट, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है इस ऑडियो लेक्चर को। राइट, तो ये क्रायोस्फीयर का टॉपिक है, तो इसको शुरू कर रहे हैं। तो समझते हैं क्रायोस्फीयर के बारे में। क्रायोस्फीयर होता क्या है? द फ्रोजन प्लेसेस ऑफ आवर प्लैनेट आर रिफर्ड एज क्रायोस्फीयर। जो हमारे प्लैनेट में जो फ्रोजन प्लेसेस जो है ना, जमी हुई जगह जो हम लोग को देखने को मिलती है, फ्रोजन प्लेसेस, तो उनको क्रायोस्फीयर कहते हैं। द वर्ड क्रायोस्फीयर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर कोल्ड। तो ग्रीक वर्ड जो है वो कोल्ड, उससे बनकर आता है क्रायोस्फीयर। क्रायोस, CRYOS, क्रायोस, और इसको KRYOS जो है वो ग्रीक में कहते हैं। और क्रायोस्फीयर मींस द प्लेसेस वेयर वाटर इज इन इट्स सॉलिड फॉर्म। तो पानी सॉलिड फॉर्म में, मतलब पानी बर्फ के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसी जगह जहां पर पानी बर्फ के फॉर्म में होता है उस एरिया को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। वेयर लो टेम्परेचर्स फ्रीज वाटर एंड टर्न इट इनटू आइस। जहां पर जो कम टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर, ये पानी को फ्रीज कर देता है और पानी बर्फ बन जाता है। द कोल्ड रीजन ऑफ अवर प्लैनेट इन्फ्लुएंस अवर एंटायर वर्ल्ड्स क्लाइमेट। तो हमारा जो कोल्ड क्षेत्र जो हमारे प्लैनेट का हम लोग को जहां पर भी देखने को मिलता है, वो पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखता है। प्लस द क्रायोस्फीयर इज सेंट्रल टू द डेली लाइफ्स ऑफ द पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स दैट हैव मेड इट देयर होम। तो काफी सारे लोग जो है वो उस एरियाज पर भी रहते हैं जहां पर हम लोग को बहुत ज्यादा बर्फ देखने को मिलती है। राइट, जो नदर्न हेमिस्फीयर पे काफी सारे लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यूरोप के नॉर्थ साइड पे चले आओ, कनाडा के नॉर्थ रीजन पे आप देखो, राइट, तो वहां पर भी लोग रहते हैं। राइट, जैसे अलास्का वगैरह हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स की एक टेरिटरी हम लोग को बहुत नॉर्थ में देखने को मिलती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है? द आर्टिक, एंटार्क्टिक, इन बिटवीन। तो ये तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम जानते हैं कि बर्फ सबसे ज्यादा आर्टिक में है या एंटार्क्टिक में है, और बीच में भी बर्फ, जैसे कि हिमालयस की बात करें, हिमालयस को आपको पता होगा थर्ड पोल भी कहा जाता है। राइट, थर्ड पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बर्फ वाला एरिया जो है वो पोलर एरियाज पे ही हम लोग को देखने को मिलता है, पोल के पास देखने को मिलता है। बट पोलर एरियाज के अलावा अगर कहीं पर सबसे ज्यादा मात्रा में बर्फ वाला एरिया है तो वो है हमारे हिमालयस में। तो द नॉर्थ पोल इज कवर्ड बाय अ कोल्ड ओशियन कॉल्ड आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन के बारे में आप सभी जानते हैं, नॉर्थ पोल में हमें देखने को मिलता है। इन द आर्कटिक ओशियन सी आइस ग्रोज इन द विंटर एंड श्रिंक्स इन समर। तो आर्कटिक ओशियन में हम लोग देखते हैं समुद्री आइस जो होती है वो विंटर के समय पर बढ़ती है, राइट, और समर के समय पर थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, क्योंकि बर्फ गर्मी रहती है ना, तो बर्फ पिघलती है। फ्रोजन ग्राउंड एंड परमाफ्रॉस्ट रिंग द आर्टिक ओशियन। तो फ्रोजन ग्राउंड्स हम लोग को आर्टिक ओशियन में देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर हो गया, स्नो हो गया, आइस कवर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राइट, और थिक शीट ऑफ स्नो और आइस जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे ग्रीनलैंड को भी अगर आप मैप में देखोगे तो वो भी पूरा जो है वो थिक शीट ऑफ आइस से जो है वो बना हुआ है, ग्रीनलैंड। अब बात करते हैं एंटार्क्टिका की। तो ये बात करी हमने आर्कटिक की, अब एंटार्क्टिका की बात करते हैं। तो एंटार्क्टिका अर्थ का साउथ पोल हमें देखने को मिलता है। ये आइसी कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। ह्यूज आइस शीट कवर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राइट, और इसके अलावा कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर आइस शेल्फ्स जो होती हैं, आइस शेल्फ्स क्या होता है गाइस? देखो एक बहुत बड़ा टुकड़ा हम लोग को देखने को मिलता है आइस का, जैसे कि आप कह सकते हो आइस की एक चट्टान है, उसको आइस शेल्फ जो है वो आप कह सकते हो।
ठीक है, आइस की एक चट्टान को। तो ऐसे जो टुकड़ा जो है वो कई जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है एंटार्क्टिक क्षेत्र में, राइट। और आइस शेल्फ जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं ओशन में, हम लोग को बीच बीच में देखने को मिलता है आइस शेल्फ्स वगैरह। द आउटर सेक्शन ऑफ आइस ब्रेक ऑफ और कार्व फ्रॉम दीज शेल्फ्स एंड फॉर्म आइसबर्ग्स। तो इन बड़े बड़े शेल्फ से कुछ आइस के टुकड़े जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि वो ओशियन पर बिखरे रहते हैं। जैसे कई सारी आपने फोटोज वगैरह देखी होगी जिसमें बिखरे हुए टुकड़े आपको नजर आते होंगे, राइट, आइस के समुद्र में, ओशियन में। तो वही वाली जो चीज होती है वो यहाँ पर हम लोग को अंटार्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। इवन आर्कटिक क्षेत्र में भी वाली चीज देखने को मिल जाती है। आइसबर्ग फ्लोट इन द ओशियंस मेल्टिंग एंड फॉलिंग अपार्ट एज दे ड्रिफ्ट इनटू वार्मर वाटर्स। तो जैसे जैसे ये थोड़े से गर्म पानी की तरफ जो है वो जाते हैं तो वैसे वैसे ये मेल्ट हो जाते हैं। और अब आर्टिक और एंटार्क्टिक के बाद क्रायोस्फीयर और हम लोग को बीच में कहा देखने को मिलते हैं प्लैनेट में। तो क्रायोस्फीयर ऑल्सो एग्जिस्ट इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द कोल्ड पोल्स। तो कोल्ड पोल से दूर भी हमें नजर आते हैं। एट हाई एलिविएशंस, तो हाई एलिविएशन में, राइट, यानी कि जहां पर ऊंचाई वगैरह जहां पर होती है तो वहां पर हम लोग को क्रायोस्फीयर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्नो ऑन माउंट किलिमंजारो। तो क्वेश्चन ये बनेगा माउंट किलिमंजारो कहां पर है, तो अफ्रीका ध्यान में रखना है। तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, तो यहां पर हम लोग को बर्फ देखने को मिलती है। फ्रोजन सॉइल कैन बी फाउंड हाई इन द माउंटेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के माउंटेन में जमी हुई मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। एज वेल एज इन नदर्न रीचेस ऑफ कनाडा, रशिया, चाइना। तो कनाडा, रशिया और चाइना के नदर्न साइड भी आपको देखने को मिलेगी बर्फबारी। और क्रायोस्फीयर एक्सपेंड्स ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स। सर्दियों के समय पर क्रायोस्फीयर एक्सपेंड करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा वहां पर बर्फ हम लोग को देखने को मिलती है। सीजनल एरियाज ऑफ द क्रायोस्फीयर इंक्लूड प्लेसेस वेयर स्नो फॉल्स। तो जहां पर स्नोफॉल होती है, जैसे हमारा कुल्लू मनाली देख लो आप, वहां पर स्नोफॉल होती है, राइट। तो ऐसे प्लेसेस में भी जहां पर स्नोफॉल होती है वहां पर भी हम लोग को क्रायोस्फीयर देखने को मिलता है। जहां पर सॉइल, रिवर और लेक्स जो होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो ऐसे एरिया भी क्रायोस्फीयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्रायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो स्नो, आइस या फिर दोनों। स्नो भी हो सकता है क्रायोस्फीयर के अंदर, आइस भी आ सकता है या दोनों भी आ सकता है। तो ये की इंग्रेडिएंट है, राइट, कि जहां पर भी इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे, नहीं कि आइस और स्नो जहां पर भी देखने को मिलेंगे जमे हुए, तो वो एरिया जो है वो क्रायोस्फीयर कहलाता है। सिंपल सी बात। अब बहुत ही आसान चीजों के बारे में बात करते हैं, स्नो के बारे में। तो स्नो क्या होती है आप सभी जानते हैं, स्नोफॉल हमें देखने को मिलती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज प्रेसिपिटेशन मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल्स। तो आइस की क्रिस्टल्स की जो बारिश होती है दैट इज कॉल्ड स्नो। व्हेन कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी लेवल कंबाइन इन द एटमॉस्फेयर स्नो क्रिस्टल फॉर्म्स। तो स्नो क्रिस्टल कब बनता है, जब कोल्ड टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी काफी हाई होती है, ह्यूमिडिटी का लेवल काफी हाई होता है, तो उस समय, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के समय पर स्नो क्रिस्टल्स बनते हैं। एज लॉन्ग एज एयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट द क्रिस्टल्स विल फॉल टू द अर्थ एज स्नो। तो जैसे जैसे एयर टेम्परेचर जो होता है वो मतलब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे हमें देखने को मिलता है, तब उस समय क्रिस्टल्स जो है वो धरती पर गिरते हैं स्नो के तौर पर। एंड स्नो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्नो हमें देखने को मिलती है, राइट। इवन इक्वेटर के पास भी हमें देखने को मिलती है, बट शर्त सिर्फ यह है इक्वेटर के पास वहीं पर होगी जहां पर हाई एलिविएशन होगा, यानी कि ऊंचाई पर आपको नजर आएगी, राइट। इसके अलावा स्नो और क्या करती है, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, राइट, और हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। ये हैबिटेट प्रोवाइड कराती है कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, जैसे कि स्नो लेपर्ड वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, स्नो बियर देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि स्नो वाले एरिया पर, ठंडी वाले एरिया पर जो है वो पनपते हैं, रहते हैं। और इसके अलावा सप्लाई वाटर फॉर द पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो स्नो एक पानी के सप्लाई का माध्यम भी है। स्नो से, स्नो को कलेक्ट करके या अपने पास रखकर लोग जो है वो उससे पानी जो है वो, पानी की व्यवस्था करते हैं स्नो के थ्रू, राइट। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स क्लाइमेट। पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्नो के बारे में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। आइस की बात करें तो आइस फॉर्म्स व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड लिक्विड वाटर बिकम सॉलिड। तो आइस का आप जानती हो सभी लोग क्या होता है, आइस में लिक्विड वाटर सॉलिड बन जाता है, राइट। क्रिएटिंग अ टाइटली बॉन्डेड सब्सटेंस, टाइटली बॉन्ड सब्सटेंस बन जाता है। वाटर जो होता है वो टाइट हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस बन जाता है। तो आइस इज अ की इंग्रेडिएंट इन ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में आपको आइस देखने को मिलते हैं।
राइट। सी आइस में आइस देखने को मिलेगी, आइस शेल्फ में आइस देखने को मिलेंगे, आइसबर्ग में आइस देखने को मिलेगा। जब जमीन जो है वो जम जाती है, फ्रोजन हो जाती है, राइट, बर्फ से, तो उस समय आपको आइस देखने को मिलेगा। अब नेचुरली अकरिंग आइस, तो नेचुरल तरीके से कहाँ पर हम लोग को आइस देखने को मिलती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मोस्टली फॉर्म्स इन द हाई लैटिट्यूड। तो हाई लैटिट्यूड की तरफ, यानी कि पोलार क्षेत्र की तरफ आप जाते जाओ इक्वेटर से, तो वहां पर आपको क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे जहां जहां पर आइस जो है वो बनती रहती है। एट हाई एलिविएशन, यानी कि आप ऊंचाई पे चले आओ माउंटेन्स पे, तो आपको आइस देखने को मिल जाएगी। और एट नाइट व्हेन टेम्परेचर कूल्स, तो रात के समय पर जब टेम्परेचर ठंडा होता है तब भी आइस हम लोग को देखने को मिलती है। इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स may not be as common if climate continues to change and temperature warm। तो देखो ओशियन में भी मिल जाएगी आपको, लेक्स में भी और रिवर्स में भी मिल जाएगी, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर टेम्परेचर गर्म नहीं होगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, तो ये तो लॉजिक वाली बात है। एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स, तो सेम जैसे स्नो जो है वो एनिमल, प्लांट्स और पीपल के लिए जो है वो पानी की व्यवस्था करता है, तो वैसे ही आइस भी एक माध्यम है पानी का, राइट। इसके थ्रू पानी जो है वो मिल सकता है। ऑन लेक्स एंड इन ओशियंस कैन गेट सो थिक दैट स्पेशल शिप्स कॉल्ड आइस ब्रेकर्स हैव टू क्रिएट अ पाथ थ्रू द आइस। कुछ ऐसी स्पेशल शिप्स होती हैं जो कि बर्फ में जो है वो छोड़ी जाती है, यानी कि मतलब बर्फ काटने के लिए स्पेशली बनाई जाती हैं। उनका काम ये होता है कि वो बर्फ को काटें और रास्ता बनाए दूसरी शिप्स के लिए, कि जिससे कि शिप्स वगैरह आ सके, पाथवे बनाए। जैसे कि होता नहीं है, जैसे कि आप कभी लद्दाख वगैरह गए होंगे तो उस समय अलग अलग गाड़ियां होती हैं जो कि रोड को क्लीन करने के लिए होती हैं स्पेशली, राइट। तो वैसे ही शिप्स भी होती हैं, ऐसी शिप्स को आइस ब्रेकर्स कहा जाता है। एंड कैन टेल साइंटिस्ट अबाउट द पास्ट क्लाइमेट ऑफ अर्थ थ्रू आइस कोर्स। तो बहुत जो आर्टिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र में जो आइस जमी हुई है काफी हजारों साल से, तो उन आइस की स्टडी करके साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि हमारी धरती का जो पास्ट था वो किस प्रकार का था। तो ये साइंटिस्ट रिसर्चर्स की भी मदद करता है हिस्ट्री को स्टडी करने में। अब थोड़ी सी बात करते हैं सी आइस के बारे में। तो सी आइस फॉर्म्स व्हेन वाटर इन द ओशियंस इज कूल्ड टू टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग। तो सी आइस कब बनती है, तो ओशियन में जो पानी होता है वो इतना ठंडा हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर इतना जो है वो बिलो चला जाता है, नीचे गिर जाता है, कि वो आइस बन जाती है। समुद्र में आइस ये हमें देखने को मिलती है, उसको सी आइस कहते हैं। तो मोस्ट सी आइस फॉर्म्स इन द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक ओशियन। ज्यादातर सी आइस आप सभी जानते हैं आर्टिक और एंटार्क्टिक ओशियन में पाई जाती हैं। और सी आइस क्या क्या करती हैं, तो डज नॉट रेज सी लेवल व्हेन इट मेल्ट्स। तो सी आइस जो होती है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि क्या सी आइस मेल्ट होंगी तो क्या समुद्र का जो लेवल है क्या वो बढ़ेगा, तो आंसर है नहीं, नहीं बढ़ेगा। तो ये सी लेवल को जो है वो बढ़ाती नहीं है जब ये मेल्ट होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये पता है ये यूपीएससी के इंटरव्यू में भी इस प्रकार का एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, राइट। कि अगर आप जो है वो ग्लास में एक बर्फ को ऊपर से डाल दोगे, राइट, एक बर्फ को डाल दोगे और जो है वो ग्लास को पूरा ऊपर तक भर दोगे, तो जब वो बर्फ मेल्ट होगी तब क्या होगा, बर्फ मेल्ट होगी तब क्या होगा। ज्यादातर लोग आंसर देते हैं कि जब सर बर्फ मेल्ट होगी तो पानी जो है वो बाहर गिर जाएगा। नहीं, वो जो आइस जो होता है ना, वो पानी का वॉल्यूम, जैसे आप आइस को कहीं पर पानी में डालोगे तो वो थोड़ा सा डूब जाता है, राइट, और वो ऊपर तैरता रहता है। तो उतने हिस्से में जहां पर वो डूबा रहेगा ना, तो उतने हिस्से की स्पेस इसने कवर कर ली है, मतलब कि वो उतने हिस्से पर आपको जो आइस दिखाई देगी, राइट, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे सी लेवल बढ़ेगा नहीं, या फिर उस ग्लास में रखा हुआ पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। बहुत बेहतरीन चीज है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज के बारे में। इंटरव्यू में ऐसी चीज भी कई बार पूछ ली जाती है, और देखो इसमें सी आइस के टॉपिक में ये चीज है। कई बार लोग सोचते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो कॉमन सी चीज है, क्या पढ़ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया है कि सी आइस जो होती है, क्योंकि अभी देखो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक चल रहा है, राइट, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है। आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि सी आइस जो है अगर वो मेल्ट होगी तो क्या सी लेवल इंक्रीज होगा, नहीं होगा। इसकी सी आइस की खासियत है ये है कि ये सी लेवल इंक्रीज नहीं करती है, क्योंकि सी आइस तो समुद्र में ही आइस है ना, समुद्र में ही है। और समुद्र में वो क्या कर रही है, वो पानी का एक एरिया जो है वो उसमें डूबा हुआ है वो, राइट, पानी के एरिया में जब वो मेल्ट होगी तो वो पानी बन जाएगा, राइट, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ग्लेशियर मेल्ट होंगे तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर ओशियन के बाहर है ना, पानी के बाहर हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो मेल्ट करेंगे तो पानी बढ़ाएंगे, ये सी आइस पानी में ही है, तो पानी का उसने जो स्पेस जो जिसमें वो तैर रही है वही पिघल जाएगी और उसी स्पेस को अपना कवर कर लेगी, बना लेगी।
यानी कि उसमें अलग से उसको स्पेस की जरूरत नहीं है। लॉजिकली चीजों को समझो, राइट। इट इज क्लोजली लिंक्ड विद अवर प्लैनेट क्लाइमेट, तो सी आइस भी जो है वो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट से लिंक्ड रहती है। सो साइंटिस्ट आर कंसर्न अबाउट इट्स रीसेंट डिक्लाइन, तो साइंटिस्ट को इसलिए चिंता होती है कि जिस प्रकार से ये अभी आज की रेट में जिस प्रकार से, क्योंकि इनको भी स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर लेवल वार्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जिस क्षेत्र पर सी आइस थी, अगर उस क्षेत्र पर सी आइस अगर नहीं मिल रही है तो मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बट इससे सी आइस के मेल्ट होने से सी लेवल के राइज होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिल्स अ सेंट्रल रोल इन द लाइव्स एंड कस्टम्स ऑफ नेटिव आर्कटिक पीपल, तो नेटिव आर्टिक पीपल जो है यानी कि आर्टिक क्षेत्र में जो लोग रहते हैं तो उनके कस्टम में भी ये सी आई जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर पोलार बियर्स, सील्स और भी दूसरे एनिमल्स के लिए ये एक अच्छी प्लेस प्रोवाइड कराती है। इट इज वन वे दैट साइंटिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वही चीज मैंने आपको बताई कि एक तरीका भी है जिससे कि साइंटिस्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज को स्टडी करते हैं। अब बात करेंगे ग्लेशियर्स के बारे में। तो ग्लेशियर्स आर थिक मासेस ऑफ आइस ऑन लैंड, जमीन पर ग्लेशियर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। बहुत भारी भरकम आइस जो होता है वो ग्लेशियर कहलाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक पहाड़ है जो कि बर्फ का बना हुआ है। द आइस हैज बिल्ट अप फ्रॉम मैनी सीजन्स ऑफ स्नोफॉल, ये आइस कैसे बनी है, तो बहुत सारे सीजन्स मिलाकर ये आइस बनी है, लगातार स्नोफॉल हो रही थी और ये इकट्ठा होती चली गई और ये आइस बन गई। ग्लेशियर्स मूव डाउन हिल वेरी स्लोली, बहुत स्लोली ये ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ घसीटते हैं। ग्लेशियर्स की बात करें तो कवर 10% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, पूरे दुनिया भर का की जो जमीन है उसका 10% जमीन ग्लेशियर में हमें देखने को मिलती है। एंड दे आर स्मॉलर टुडे देन दे यूज्ड टू बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, आज की डेट में ये छोटे हो गए हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज। समटाइम्स लुक पिंक, ये कभी कभी पिंक नजर आते हैं बिकॉज ऑफ एल्गी लिविंग इन द टॉप लेयर्स ऑफ द स्नो एंड आइस। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कई बार हम देखते हैं कि न्यूज आती है कि ग्लेशियर पिंक कैसे हो गए, क्या वजह है ग्लेशियर के पिंक होने की, तो आपको तुरंत मार्क करना है कि कुछ एल्गीज इनके या फिर बैक्टीरिया आप कह सकते हो इनके टॉप लेयर्स पर पनपते हैं, तो वो वजह है कि जिसके कारण से ये पिंक हो जाते हैं कई बार। एंड इट स्टोर्स 75% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो 75% पूरे दुनिया भर का फ्रेश वाटर जो है ये हमें ग्लेशियर्स में देखने को मिलता है, राइट। और काफी सारे लोग पूरे दुनिया भर के उनको ये पीने का पानी प्रोवाइड कराता है ग्लेशियर। एंड चेंज द लैंड दे फ्लो थ्रू, कार्विंग लैंडस्केप विद देयर वेट, तो ये जिस भी जमीन पर रहते हैं, राइट, ग्लेशियर यानी कि जहां पर भी अवेलेबल रहते हैं जिस भी जमीन पर, उस जमीन को ये जो है वो थोड़ा सा उस जमीन का शेप चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना डाउन हिल नीचे की तरफ जो है ये धीरे धीरे घसीटते हैं। अब इतना भारी भरकम चीज, जैसे कि आप मान के चलो कि एक भारी भरकम चट्टान को आप कहीं पर रख दो और उसको पीछे से धकेलोगे, तब क्या होगा, नीचे की जमीन जो है वो घिसटेगी, नीचे की जमीन का जो फीचर है, स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये क्या करते हैं, ये लैंडस्केप को कार्व करते हैं, यानी कि नीचे से जो है वो घसीटते हैं, राइट, उनके वेट के कारण ये चीज हो पाती है। तो ये वाली बात करी हमने ग्लेशियर्स के बारे में। अब बात करेंगे आइस शेल्फ्स और आइस बर्ग्स के बारे में। तो आइस शेल्फ्स का मैंने आपको ऑलरेडी एक आइडिया दे दिया था, बट फिर भी बात करते हैं। तो आइस शेल्फ्स आर प्लेटफॉर्म्स ऑफ आइस दैट फॉर्म वेयर आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स मूव आउट इनटू द ओशियन। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर कहां पर होते हैं ये चीज ध्यान में रखना, जमीन पर होते हैं, ग्लेशियर समुद्र पर नहीं होते, ग्लेशियर होते हैं जमीन पर, ठीक है। अब ग्लेशियर जो है वो काफी बड़े होते हैं, अब वो समुद्र के साथ टच करते हैं, राइट। तो जो ग्लेशियर जो ओशियन के साथ टच कर रहे हैं, तो उनका जो एक हिस्सा जो होता है जो ओशियन पे टच कर रहा है, जो ओशियन से मिला हुआ है, राइट, तो वो वाले हिस्से को आइस शेल्फ जो है वो कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आइस का, राइट, जहां पर आइस शीट्स जो होती हैं और ग्लेशियर जो होते हैं वो ओशियन की तरफ जो है वो निकल गए होते हैं। और आइस शेल्फ्स एग्जिस्ट मोस्टली इन एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड एज वेल एज इन द आर्टिक नियर कनाडा एंड अलास्का। तो आइस शीट्स जो है आइस शेल्फ जो है वो आपको एंटार्क्टिक, ग्रीनलैंड और कनाडा और अलास्का में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। और आइसबर्ग क्या होता है,
तो दे आर चंक्स ऑफ आइस दैट ब्रेक ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शेल्फ्स एंड ड्रिफ्ट इन द ओशियंस। तो आपने कई बार, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, मूवी में आपने देखा होगा छोटे छोटे से बर्फ के टुकड़े जो है क्यूब्स की तरह हमें देखने को मिलते हैं कि वो पड़े रहते हैं, काफी अच्छा लगता है देखने में उनको, राइट। तो वो जो होते हैं वो आइस क्या कहलाते हैं, आइसबर्ग्स कहलाते हैं, राइट। और आइस शेल्फ्स एंड आइसबर्ग्स क्या कर सकते हैं, तो दे रेज सी लेवल ओनली व्हेन दे फर्स्ट लीव लैंड एंड पुश इनटू वाटर। तो अब ये जो होते हैं ये सी लेवल को इंक्रीज करते हैं, राइट, सी लेवल को इंक्रीज करते हैं ये क्या, आइस शेल्व्स और आइसबर्ग्स। क्यों इंक्रीज करते हैं, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि ये जमीन पर रहते हैं, फिर बाद में ये ओशियन के अंदर एंटर करते हैं, पहले से ही ओशियन के अंदर नहीं है। बट आइसबर्ग जो होते हैं ना, जब आप आइसबर्ग को अगर स्टडी कर रहे होगे तो आइसबर्ग अगर ऑलरेडी पहले से ओशियन में है और फिर वो मेल्ट होता है तो फिर वो सी लेवल को इंक्रीज नहीं करेगा। बट जब ये एंटर होगा ओशियन में, यानी कि जिस समय ये टूटा और टूट कर ओशियन में एंटर किया इसने, तब उस समय ये सी लेवल को इंक्रीज करेगा। ये उस समय नहीं करेगा जिस समय ऑलरेडी ये है, राइट। तो बात को समझना अच्छे से, ये हिस्सा तो होते हैं ग्लेशियर के ही, बट जब तक ये ग्लेशियर से जुड़े रहते हैं तब तक ये सी लेवल को राइज नहीं करेंगे। बट जैसे ही ग्लेशियर से टूट कर ये ओशन पे आ जाएंगे तो ये सी लेवल को राइज कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। बट नॉट व्हेन दे मेल्ट इन वाटर, बट जब ये मेल्ट होंगे तब ये सी लेवल को राइज नहीं करेंगे, जब ये टूट कर गिरेंगे तब सी लेवल को राइज करेंगे। देयर इज वास्ट डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, और ये बहुत जरूरी है आपकी समझ के लिए, राइट। ब्रेक ऑफ एंड मेल्ट एज टेम्परेचर राइजेस। तो ये जैसे ही मतलब ब्रेक ऑफ करते हैं, टूटते भी जब ही हैं ये जब टेम्परेचर राइज होता है, राइट। तो इनका ग्लेशियर से टूट कर समुद्र में गिरना, ओशियन में गिरना भी एक इंडिकेटर है, एक संकेत है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है। इन 2002 एंटार्क्टिका's huge Larsen B ice shelf shattered in only a few months। 2002 में एंटार्क्टिका का एक बड़ा लार्सन बी आइस शेल्फ जो है वो कुछ ही महीनों में जो है वो बिखर गया टूटकर, सेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ आइसबर्ग इनटू द ओशन। मतलब हंड्रेड, काफी सारे हंड्रेड्स की मात्रा में आइसबर्ग जो है वो इसने भेज दिया, राइट, समुद्र में। मतलब कि सी लेवल इसने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आइसबर्ग ग्लेशियर से टूट कर गिरेंगे समुद्र में तो सी लेवल राइज होगा, बट आइसबर्ग समुद्र में मेल्ट होंगे तो राइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से याद रखना। प्रोवाइड शेल्टर फॉर क्रिल, क्रिल के लिए शेल्टर का ये काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है क्रिल क्या है। क्रिल एक छोटी सी मछली होती है, राइट, जिसको पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स और सी बर्ड्स खाती हैं। तो क्रिल क्या है, KRILL, एक छोटी सी मछली है। तो क्रिल के लिए ये शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं क्या, आइसबर्ग्स और आइस शेल्फ्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइस शेल्फ और आइसबर्ग के बारे में। एंड आइस शेल्फ्स एंड आइसबर्ग्स आर वन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी फॉर अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिस्ट हु स्टडी बायोलॉजी, ग्लेशियर्स, क्लाइमेट एंड अदर फील्ड्स। तो साइंटिस्ट की स्टडी के लिए भी ये काफी काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा मे होल्ड क्लूज टू द फ्यूचर ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अ वर्ल्ड विथ वार्मिंग टेम्परेचर। तो आज की रेट में जो टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए ये क्लूज का काम करते हैं ये आइसबर्ग्स और आइस शेल्फ्स, राइट, समझने के लिए, राइट, पूरे दुनिया भर के ग्लोबल वार्मिंग को। अब बात करेंगे फ्रोजन ग्राउंड्स या फिर पर्मा फ्रॉस्ट के बारे में। तो फ्रोजन ग्राउंड्स या पर्मा फ्रॉस्ट की बात होगी अब। तो फ्रोजन ग्राउंड इज अ सॉइल और रॉक इन विच पार्ट और ऑल ऑफ द वाटर हैज फ्रोजन। तो देखो, या तो ग्राउंड हो सकता है, जमीन हो सकती है, या मिट्टी हो सकती है, या चट्टान हो सकती है, जिसमें पूरा एरिया जो होता है, पूरा एरिया जहां पर पानी रहता है वो पूरा का पूरा बर्फ में तब्दील हो जाता है, राइट, जम जाता है। जैसे कि मिट्टी में, जैसे कि सर्दियों के समय पे कुछ एरियाज में मिट्टी जो होती है वो जम जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर होता है पानी और ठंडी होने के कारण, टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण वो पानी जम जाता है। तो मिट्टी एकदम कड़क टाइप की अलग ही नजर आती है, दिखती बिल्कुल रफ है, कड़क टाइप की दिखती है। तो उस चीज को हम लोग फ्रोजन ग्राउंड या परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, राइट। और इफ द ग्राउंड इज फ्रोजन ऑल ईयर लॉन्ग वी कॉल इट परमाफ्रॉस्ट और परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। तो ये चीज ध्यान में रखना। एक तो फ्रोजन ग्राउंड, फ्रोजन ग्राउंड मतलब आपने एक जमीन को देखा, एक मिट्टी को देखा, उसके अंदर पानी था, बट वो टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण क्या हो गया, कड़क हो गई, जम गई। उसको आप देखकर बोलेगे यार दिस इज फ्रोजन ग्राउंड,
ये ग्राउंड जो है वो फ्रोजन है, राइट, जम गया है। बट आप 1 साल तक रोज उस ग्राउंड को देख रहे हो, आपको वो जमा हुआ ही मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको? परमाफ्रॉस्ट हो गया है ये। परमाफ्रॉस्ट यानी कि परमानेंटली फ्रोजन। 12 महीने तक, 1 साल तक, पूरे 1 साल तक अगर वो जमीन जो है वो जमी हुई है, वो मिट्टी, वो रॉक जमा हुआ है, तो वो परमाफ्रॉस्ट कराएगा। तो ये डिफरेंस होता है फ्रोजन ग्राउंड और परमाफ्रॉस्ट में, तो ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना, ठीक है। फ्रोजन ग्राउंड का क्या हम लोग को चीजें देखने को मिलती है फ्रोजन ग्राउंड में? तो इट एग्जिस्ट मोस्टली इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। तो आर्टिक और एंटार्क्टिक में ज्यादातर ये हम लोग को देखने को मिलते हैं फ्रोजन ग्राउंड, राइट। और फ्रोजन ग्राउंड कैन ऑल्सो बी फाउंड एट हाई एलिविएशन। आप ऊंचाई पे जाइएगा, आपको फ्रोजन ग्राउंड नजर आएंगे। इसके अलावा फ्रोजन ग्राउंड हैज बिगन टू मेल्ट एज क्लाइमेट वार्म्स। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फ्रोजन ग्राउंड्स भी जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। इट ऑफन हैज एन एक्टिव लेयर नियर द सरफेस वेयर प्लांट्स कैन लिव बिकॉज द सॉइल इज थॉर्ड फॉर एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने किसकी बात करी थी? फ्रोजन ग्राउंड की। तो फ्रोजन ग्राउंड में हमेशा, यानी कि ये परमाफ्रॉस्ट नहीं है, यानी कि परमानेंटली वो ग्राउंड जो है वो फ्रोजन नहीं होती है, राइट। तो उसमें हो सकता है कि साल के कुछ महीनों में ये पर्टिकुलर ग्राउंड जो हो वो फ्रोजन ना हो, और फ्रोजन ना होने के कारण उसमें कुछ स्पीसीज वगैरह जो है वो पनपती हो, या कुछ प्लांट्स वगैरह उसमें रह सकते हो। तो कई बार हम देखते हैं कि इसमें एक एक्टिव लेयर भी होती है जहां पर जीवन जो है वो संभव हो पाता है। एंड frozen grounds creates problem for people who are building structures, roads or dams because it can shift them when it melts। तो फ्रोजन ग्राउंड के ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर बात यही होगी कि जमी हुई चीज, मतलब यानी कि बर्फ की लेयर है किसी चीज के ऊपर, और उस पर अगर आप कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, बर्फ की लेयर जैसे ही हटेगी वो स्ट्रक्चर नीचे धंस जाएगा। तो इसलिए लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह बिल्डअप करने में, राइट, फ्रोजन ग्राउंड में। एंड इट स्टोर्स ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन एंड मीथेन। साइंटिस्ट आर स्टडिंग हाउ दीज गैसेज विल अफेक्ट क्लाइमेट एज टेम्परेचर वार्म एंड परमाफ्रॉस्ट थॉज। मतलब कि परमाफ्रॉस्ट अगर मेल्ट होता है तो कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर काफी सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन और मीथेन। तो ये मेल्ट होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस बाहर आ जाएंगी, क्योंकि देखो सॉइल में होती है ग्रीन हाउस गैस, ये बात आपको पता होगा, कार्बन होता है सॉइल में, और ये जब जमा हुआ है, जब क्लाइमेट चेंज के कारण आज की डेट में टेम्परेचर राइज हो रहा है, और इसके कारण जब ये मेल्ट होगा तो ये गैसेस बाहर आ जाएंगी, तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो ये एक समस्या भी हम लोग को फ्रोजन ग्राउंड देखने को मिलती है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो।